नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षावाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 22वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में जो आपकी लेटेस्ट परीक्षावाणी है 2024 की, उसका जो पहला चैप्टर है पूरी परीक्षावाणी का सार संक्षिप्त अवलोकन, उसको हम यहाँ पर इस प्रकार प्रश्नों के रूप में कवर कर रहे हैं और अभी तक 1050 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर 22वें पार्ट को कवर करेंगे और आज के वीडियो में आपको उत्तराखंड के प्रमुख आभूषणों को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, जनगणना को लेकर के एक क्विक रिवीजन क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? काफी महत्वपूर्ण यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह आपके लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। कहां से शुरू होती है? यह आपके पिथौरागढ़ में जो धारचूला है वहां से शुरू होती है और कैलाश मानसरोवर तक यह यात्रा जाती है। टोटल यात्रा 160 किलोमीटर की मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस यात्रा को राज्य में पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है? देखिए, राज्य में पांचवा धाम यात्रा ये खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है। यह यात्रा आपके टिहरी में होती है और इस यात्रा को राज्य की पांचवा धाम यात्रा कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में बना था कि पांचवा धाम यात्रा किसे कहते हैं, तब आप कहेंगे खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। लेकिन अगर कहेगा पांचवा धाम किसको कहते हैं, तब आप कहेंगे जागेश्वर धाम। और पांचवा धाम यात्रा किसको कहते हैं, तब खतलिंग रुद्र देवी यात्रा। प्रतिवर्ष धनतेरस पर हरियाली देवी की कांठा यात्रा आयोजित होती है। तो हरियाली देवी की कांठा यात्रा का आयोजन किस जनपद में होता है? ये आपके रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता नाम है पवाली कांठा यात्रा। ये कहां होती है? ये यात्रा आपके टिहरी से शुरू होकर रुद्रप्रयाग तक जाती है। तो दोनों को आप याद करेंगे। दयोरा धार्मिक यात्रा की जाती है। तो एक और इंपॉर्टेंट यात्रा है, यात्राओं से संबंधित सवाल आते हैं। नंदा राजात यात्रा से जुड़े प्रश्न हमने लास्ट क्लास में देखे। अभी हम कुछ प्रमुख और यात्राओं को देख रहे हैं। उसी में एक आपकी यात्रा है दयोरा धार्मिक यात्रा। ये आपके पिथौरागढ़ में होती है। 1.5 साल तक तीर्थ यात्रा करते हुए बाहर जीवन बिताने वाली ये यात्रा है। कौन सी? दयोरा धार्मिक यात्रा। ठीक है, वारुणो उत्सव या वारुणी यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, वारुणो उत्सव हो या वारुणी यात्रा उत्सव हो, दोनों आपका आंसर होगा उत्तर काशी में होती है। ठीक है, सेल्कू उत्सव कहां मनाया जाता है? तो सेल्कू उत्सव आपके उत्तर काशी में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट उत्सव है, पूछा जाता है। प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन किस जनपद में होता है? तो एक और इंपॉर्टेंट यात्रा गुरु माणिकनाथ जात यात्रा, और इसका आयोजन हर साल टिहरी जनपद में किया जाता है। भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने कहां पर जाते हैं? तो वो जाते हैं माता मूर्ति मंदिर, जो ग्राम माणा में स्थित है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, बद्रीनाथ जी की माता का मंदिर कहां पर है, या फिर सीधा क्वेश्चन की माता मूर्ति मंदिर कहां है, तो आप सीधा कहेंगे माणा में है, और वामन द्वादशी को भगवान बद्रीनाथ जी यहीं पर जाते हैं। मुरखली आभूषण कहां पर पहना जाता है? आभूषणों को भी देखेंगे। आभूषणों को लेकर हर एग्जाम में सवाल बन जाता है। मुरखली आभूषण की बात करते हैं। यह आभूषण कान में पहना जाता है। इसे मुरखी या मुंदड़ा भी लिखा जाता है। तो तीनों नाम एक ही हैं, मुरखली, मुरखी या मुंदड़ा। ठीक है, कुछ और आभूषण है यहाँ पर जो कान में पहने जाते हैं, जैसे बुजनी, तुगियल और गोरख। ये आभूषण भी कहाँ पहने जाते हैं? कान में। सीधा सवाल बनता है, मुरखी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में। बुजनी आभूषण, तुगियल आभूषण, गोरख कहाँ पर पहना जाता है? तो भी आप कहेंगे कान में पहना जाता है। नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन से हैं? तो कौन से आभूषण हैं जो नाक में पहने जाते हैं? एक आपका बुलांक है, बहुत बार पेपर में आया है, और साथ में इसके फुल्ली। जो कॉमन है नथ या नथुली, उसको आप आसानी से बता देंगे नाक में पहनने वाले। तो इन दो को याद कर लीजिए, बुलांक और फुल्ली। तिलहरी आभूषण कहां पर पहना जाता है?
तो तिलहरी आभूषण गले में पहना जाता है। तिलहरी कहां पर पहने जाने वाला आभूषण है? यह गले में पहनते हैं। गले में पहने जाने वाले कुछ और आभूषण हैं, जैसे चंद्रहार, जिसे लॉकेट कहा जाएगा, हंसुला, चरे या चरियो और हमेल। हमेल एक प्रकार की सिक्कों की माला होती है, चवन्नी माला होती है। ये क्वेश्चन पेपर में बना था कि हमेल क्या है। हमेल एक सिक्कों की माला होती है। अब माला है तो जाहिर सी बात है कहां पर पहनी जाएगी? गले में पहनी जाएगी। तो गले में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण तिलहरी हो गया, हंसुला हो गया, चरे या चरियो हो गया और हमेल हो गया। तगड़ी आभूषण कहां पर पहना जाता है? देखिए, तगड़ी को कुछ जगहों पर तिगड़ी भी लिखा गया है, दोनों एक ही बात है। तगड़ी आभूषण कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। पौंची आभूषण किस अंग में पहना जाता है? पौंची या पौंजी भी इसे लिखा गया है और इसे हाथों में पहना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। पौंजी आभूषण के अलावा हाथ में धगुला पहना जाता है, जिसे खंडवे कहते हैं। गोखले आभूषण कहां पर पहना जाता है? ये भी हाथ में पहना जाता है। और गुंठी या ठवाक, जिसे अंगूठी कहा जाता है, उसे भी हाथ में पहना जाता है। तो हाथ में पहने जाने वालों में पौंची, धगुला और गोखले को आपने याद करना है। अगला, पैरों में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण कौन से हैं? तो पैरों में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें तो यहां पर आता है सबसे पहले पौंटा। पौंजी जो है वो हाथों में पहनी जाती है, पौंटा आपके पैरों में पहना जाता है। साथ में झांवर हो गया, जिसे झिवरा कहा जाता है। अमृति तार हो गया, इमरती बहुत बार पूछी गई है, पवलिया हो गया, पाजेब और कंडवा, ये वाला, और साथ में इमरती और पौंटा। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरों वाले, इन तीनों को ध्यान करेंगे। नेक्स्ट है, स्यूल सांगल आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो स्यूल सांगल आभूषण, पहले तो स्यूल सांगल क्या है? ये एक आभूषण है और इसे कंधे पर लगाया जाता है, कंधे पर पहना जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की राज्य की कुल आबादी कितनी थी? अब देखिए, हमने कुछ दिन पहले एमसीक्यू के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जो जनगणना है 2011 की, उसके आंकड़ों को देखा था। अब यहां पर जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है, लगभग डेटा आपका वही है, क्योंकि 2011 का डेटा है, दोनों जगह सेम होगा। एक क्विक रिवीजन कर जाएंगे ऐसे ही प्रश्नों के रूप में। 2011 में उत्तराखंड की जो पूरी आबादी थी वो 1,86,292 थी, जो कि पूरे देश का लगभग 0.83% थी। उत्तराखंड में पुरुषों की आबादी 50.93% है और महिलाओं की आबादी 49.07% है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। ठीक है। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? 2011 में जब जनगणना हुई तो उत्तराखंड सभी राज्यों में, और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, सब में मिलाकर उत्तराखंड 20वें स्थान पर रहा। 2014 में तेलंगाना बना, उसके बाद उत्तराखंड 21वें नंबर पर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या में से पर्वतीय आबादी कितनी है? तो टोटल आबादी हमने देख लिया, महिला पुरुष हमने देख लिया। पर्वतीय आबादी कितनी है? पर्वतीय आबादी लगभग 65% के करीब है। 64.90% उत्तराखंड में पर्वतीय आबादी थी। आप जानते हैं पर्वतीय एरिया कितना है हमारा? लगभग 86% एरिया है। ये हमारा पहाड़ी एरिया है और लगभग 14% के करीब हमारा मैदानी इलाका है। तो 86% भूभाग पर उत्तराखंड की लगभग 65% आबादी निवास करती है। मैदानों में कितनी आबादी निवास करती है? मैदानों में लगभग 35% आबादी उत्तराखंड की निवास करती है, जबकि मैदानी भाग कितना है? मात्र 14%। ठीक है। शहरी आबादी की बात करें तो राज्य में 30.23%, लगभग 30% के करीब शहरी आबादी है और ग्रामीण आबादी लगभग 70% के करीब है, 69.77%। तो ये परसेंटेज पूछ लेता है, पहाड़ी बताओ, मैदानी बताओ, ग्रामीण बताओ, शहरी बताओ। ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी का गढ़वाल और कुमाऊं में कितना प्रतिशत है? तो गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल ज्यादा है, वहां पर आबादी ज्यादा होगी। लगभग 58% आबादी गढ़वाल में निवास करती है। कुमाऊं में लगभग 42% के पास आबादी निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय वृद्धि दर क्या थी?
बहुत बार इस क्वेश्चन को कवर किया है, बहुत बार ये पेपर में आया है। दशकीय वृद्धि दर की बात करें 2011 में ये थी हमारी 18.81%। और अगर हम देश के बारे में बात करें, देश के स्तर पे बात करें, तो ऑल इंडिया में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.70% थी। उत्तराखंड में 18.81% है। ठीक है, अगला, राज्य के किस जनपद में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? तो कौन से जनपद है जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कई बार हमने इसको देखा है कि 13 जनपदों में केवल 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है, बाकी सारे जनपदों में दशकीय वृद्धि दर घटी है, थोड़ा थोड़ा घटा है वहां पर, अगर हम पिछले जो 2001 की जनगणना है उससे मुकाबला करें। और 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर नेगेटिव में चले गई क्योंकि वहां की आबादी ही घट गई। तो 2 जनपद है जहां पर वृद्धि दर बढ़ी है, बाकी हमारे 9 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि तो हुई है लेकिन उसकी दर घटी है। और 2 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या ही घटी है, जहां पर नेगेटिव में दशकीय वृद्धि दर है। तो बढ़ोतरी वाले केवल 2 जनपद हैं, एक हमारा देहरादून है और एक हमारा हरिद्वार है। देहरादून में 2001 में जो दशकीय वृद्धि दर थी वो लगभग 25% थी, 2011 में ये 33% हो गई। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार में 2001 में 28% के आसपास था, 2011 में ये 30% हो गया। तो ज्यादा कहां बढ़ा है? ज्यादा देहरादून में बढ़ा है। तो वही आपका सवाल है कि राज्य में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर में कहां बढ़ोतरी हुई? आप कहेंगे देहरादून में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जनपदों में दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे रही? तो 2 जनपद ऐसे भी रहे जहां पर दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव में पहुंच गई, यानी वहां की जनसंख्या घटी है। 2 जनपद हैं, एक हमारा पौड़ी है, यहां की जनसंख्या दर जो थी वो -1.41 है प्रतिशत में, और अल्मोड़ा है दूसरा -1.28%। 2 ही जनपद है जहां का नेगेटिव में है, 2 ही जनपद है जहां पर जनसंख्या घटी है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो अभी हमने ऊपर देखा 17.70%। यह हमारे 2011 में पूरे देश में दशकीय वृद्धि दर थी। और उत्तराखंड में कितनी थी? 18.80%। हमने ऊपर ये देखा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई, तो आपने कहा देहरादून में हुई। हमने उसको देखा कि 1 में कितना था, 2011 में कितना हुआ। अगर कहे सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर हुई, गिरावट जो हुई है, क्योंकि ध्यान से इसको समझते हुए चलना, जनसंख्या 2 जनपदों में घटी है, पौड़ी और अल्मोड़ा में। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि दशकीय वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर हुई है, तब आप उसका आंसर करेंगे टिहरी गढ़वाल। टिहरी में 2001 में जो दशकीय वृद्धि दर थी लगभग 16% के करीब थी, 2011 में ये लगभग 2% रह गया। तो सबसे ज्यादा गिरावट टिहरी में आई है, सबसे ज्यादा नेगेटिव में 2 जनपद हैं और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी में भी 2 जनपद हैं। ठीक है, 2011 में राज्य का औसत जनघनत्व कितना था? तो औसत जनघनत्व आपने बताना है 2011 में कितना था उत्तराखंड का? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा है, उसमें उत्तराखंड में कितने लोग निवास करते हैं? 189। और अगर हम देश की बात करें, देश में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 382 लोग निवास करते हैं, यानी राज्य का जनघनत्व कितना है? 189 और देश का कितना है? 382। जनघनत्व में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 25वें नंबर पे आता है। अभी हमने ऊपर दशकीय वृद्धि दर की बात करी, उस मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 18वें नंबर पे आता है। ठीक है, 2011 में राज्य में औसत लिंग अनुपात कितना था? तो राज्य में लिंग अनुपात कितना था? 963। अगर हम देश के लिंग अनुपात की बात करें, देश में लिंग अनुपात 2011 में 943 था, जबकि उत्तराखंड में कितना था? 963। 2011 में लिंगानुपात में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो लिंगानुपात के मामले में हम 13वें नंबर पे रहे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना था? तो शिशु लिंग अनुपात 890 था। यह भी इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की बात करें, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हमारा? वो अल्मोड़ा है और सबसे कम हरिद्वार है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 में राज्य में औसत साक्षरता कितनी थी? तो 2011 में राज्य के अंदर जो साक्षरता दर थी वो हमारी 78.82% है। ये उत्तराखंड में है।
देश में जो साक्षरता दर थी वो लगभग 73% के करीब थी। उत्तराखंड में कितनी है? लगभग 78.82%। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुषों की साक्षरता उत्तराखंड में लगभग 87% के करीब रही और महिलाओं की लगभग 70% के करीब रही। 2011 में औसत साक्षरता में देश में राज्य का स्थान कितना है? तो औसत साक्षरता में हम देश में 17वें नंबर पे रहे, पुरुष साक्षरता में हम 13वें नंबर पे रहे और महिला साक्षरता में हम 20वें नंबर पे रहे। ओवरऑल 17वां स्थान, पुरुषों में 13वां स्थान, महिलाओं में 20वां स्थान। ठीक है। किन दो जिलों में पूर्व की अपेक्षा आबादी बढ़ने की बजाय घट गई? तो बढ़ने की बजाय घट गई यानी उन जनपदों में जहां पर दशकीय वृद्धि दर नेगेटिव है, वो है आपका पौड़ी और अल्मोड़ा। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं पर नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब यही है कि यहां पर पिछली जनसंख्या से 1.41% लोग पौड़ी में और 1.28% लोग आपके अल्मोड़ा में कम हो गए। तो यहां पर गिरावट हुई है। बाकी जनपदों में भी गिरावट हुई है, लेकिन उनका नेगेटिव में नहीं है, उनका कम हुआ है। लेकिन वो इस सेंस में कम हुआ है कि जिस रफ्तार से 2001 में बढ़ रहे थे वो रफ्तार कम हुई है। बढ़ अभी भी रहे हैं लेकिन वो रफ्तार कम हो गई, जबकि पौड़ी और अल्मोड़ा में वो रफ्तार नेगेटिव में आ गई, वो घटनी शुरू हो गई। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो राज्य में सबसे ज्यादा आबादी किस जनपद में है? हरिद्वार में। सबसे कम आबादी कहां पर है? वो हमारे रुद्रप्रयाग में। ध्यान रखना, सबसे छोटा जनपद चंपावत है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर उधम सिंह नगर की है और सबसे कम पौड़ी की है, जहां की -1.41 है। उधम सिंह नगर की लगभग 33% के करीब है। सर्वाधिक और सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अल्मोड़ा का है, लगभग 1139 है, और सबसे कम हरिद्वार का है, लगभग 880। क्वेश्चन बन जाता है सर्वाधिक लिंग अनुपात अल्मोड़ा, सबसे कम हमारा हरिद्वार। सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनघनत्व हरिद्वार का है, सबसे कम जनघनत्व उत्तरकाशी का है। हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में लगभग 801 लोग निवास करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी में उसी दायरे में लगभग 41 लोग निवास करते हैं, जो कि सबसे कम है। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक साक्षरता देहरादून में है, सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है। ये दोनों सवाल बनते हैं, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है? तो ज्यादा में देहरादून, कम में हमारा उधम सिंह नगर। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या व प्रतिशत कितना है? तो 2011 में एससी की जनसंख्या उत्तराखंड में कितनी थी? 18,92,516% और ये लगभग हमारी पूरी आबादी का लगभग 18.8% है। क्वेश्चन बन जाता है। वहीं अगर हम एसटी की बात करें, एसटी की आबादी लगभग 2,91,000 के आसपास रही, जो कि पूरी आबादी का लगभग 2.9% है। ठीक है। अनुसूचित जाति में लिंग अनुपात कितना है? यानी 2011 में एससी में कितना लिंग अनुपात था? एससी में 936 था और एसटी में उतना ही था जितना राज्य का था, 963। ये एससी में, ये एसटी में। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो एससी के बताने हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है और सबसे कम कहां पर है। देखिए, एससी की सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार में है और सबसे कम जनसंख्या चंपावत में निवास करती है। ठीक है। ये हमने जनसंख्या के आधार पर कहा। अगर पूछेगा एससी प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां निवास करते हैं, तो एससी परसेंटेज में आप बागेश्वर कहेंगे और सबसे कम में देहरादून को कहेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में अलग अलग बातें हैं। एक में जनसंख्या के आधार पर पूछा है, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां रहती है, तब आप कहेंगे हरिद्वार। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा कहां रहती है, तब आप कहेंगे बागेश्वर। सबसे कम जनसंख्या में चंपावत और सबसे कम प्रतिशत में कहां, आप कहेंगे देहरादून। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान करेंगे। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद, जैसा हमने देखा बागेश्वर और देहरादून, ये जनसंख्या के आधार पर, ये प्रतिशत के आधार पर। इसी प्रकार एसटी की बात करते हैं जनसंख्या के आधार पे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उधम सिंह नगर में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। प्रतिशत के मामले में बात करें तो परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर है, लेकिन सबसे कम परसेंटेज में वो टिहरी हो जाएगा। ठीक है। अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता कितनी है?
तो एससी में लिटरेसी रेट कितना रहा? उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार ये रहा 74.4%। अगर हम एसटी से तुलना करें तो एसटी में साक्षरता दर रही लगभग 73.9%। ठीक है। अनुसूचित जाति की पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है? तो एससी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता बतानी है। इनका जो औसत है वो लगभग 74 के करीब रहा। तो पुरुषों का पूछेगा तो 10 बढ़ा दीजिए 74 से 84, और महिलाओं में पूछेगा तो 10 घटा दीजिए 74 से 64। ठीक है। इसी प्रकार एसटी की बात करें तो एसटी में औसत साक्षरता 73.9 रही। पुरुषों की पूछेगा तो 10 बढ़ा दीजिए, लगभग 83.8 के करीब है। महिलाओं में पूछेगा तो लगभग 10 घटा दीजिए 63 के करीब चला जाएगा। वैसे 62.5 के करीब है, लेकिन आप 63 मान लीजिए याद करने के लिए। 62.5 है वैसे ओवरऑल में। ठीक है, महिलाओं में। नेक्स्ट है, राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब घोषित करी गई? तो नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति को राज्य में 2013 में घोषित किया गया था। राज्य विधानसभा की 70 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? तो एससी के लिए रिजर्वेशन है विधानसभा में। टोटल 70 में से 13 सीटों पर इनके लिए रिजर्वेशन है। कौन कौन सी वो 13 सीटें हैं? कई बार उनके नाम पूछे गए हैं, एक बार फिर से उनको नोट कर लीजिए। अगर आपको पता है तो रिवाइज कर लीजिए। सबसे ज्यादा हरिद्वार में है, 3 सीटें रिजर्व्ड हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा, ये 3 हो गई। चौथी सीट है देहरादून की राजपुर सीट। 5वीं है पिथौरागढ़ की गंगोली हाट। 6ठी है उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट। 7वीं सीट है पौड़ी गढ़वाल की पौड़ी सीट। 8वीं टिहरी की घनसाली सीट। 9वीं उत्तरकाशी की पुरोला। 10वीं चमोली की थराली। 11वीं बागेश्वर की बागेश्वर सीट। 12वीं नैनीताल की नैनीताल सीट और 13वीं है अल्मोड़ा का सोमेश्वर सीट। ये 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। इसी प्रकार एसटी के लिए भी रिजर्वेशन है विधानसभा में। उनके लिए 2 सीटों का है, जिसमें एक है आपकी देहरादून की चकराता और एक उधम सिंह नगर की नानक मत्ता। राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण कितना है? तो कितना आरक्षण मिलता है? 19% मिलता है। अगर हम एसटी की बात करें, उनको कितना मिलता है? उन्हें 4% मिलता है। राज्य सरकार के 20 लाख तक के ठेकों में एससी एसटी हेतु आरक्षण कितना है? तो ठेकों में 20 लाख तक के जो हैं उसमें भी इनको रिजर्वेशन है, जिसमें आपका 10% रिजर्वेशन है। परसेंटेज पूछ लिया जाता है। जौनसारी, थारू, भूटिया, बोक्सा, राजी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए, इन जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा 1967 में दिया गया था। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, या तो आपको एक साथ पूछ लेगा, जैसे यहां पर पूछा है कि इनको कब मिला, या तो कहेगा जौनसारियों को कब मिला, भूटियाओं को कब मिला, बोक्साओं को कब मिला। सबका आंसर एक होगा, 1967 होगा। ठीक है। इनमें से भी जो 2 प्रमुख जातियां हैं, जनजातियां हैं, एक हमारी राजी है और एक हमारी बोक्सा जनजाति। इनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। राजी जनजाति को 1975 में मिला, बोक्साओं को 1981 में मिला। दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली एसटी राज्य में कौन है? थारू जनजाति। अगर गढ़वाल की पूछेगा तो जौनसारी जनजाति। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित विधानसभा सीटें कौन सी हैं? अभी हमने ऊपर देखा, एक है नानक मत्ता उधम सिंह नगर की और एक है चकराता देहरादून की। यह विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति हेतु। ये सवाल भी पेपर में आया है। आपको विकल्प दे देता है, 4 सीटों के नाम दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी सीट आरक्षित है, कौन सी नहीं है। विधानसभा में टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं? 70 में से 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, जिसमें से 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। ऐसे सवाल बन जाते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन के 22वीं क्लास को कवर किया और अब हम 1100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली क्लास में जनजातियों से संबंधित जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई बार पूछे गए हैं पेपर में, उनका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।